कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम एक क्वेश्चन सीरीज़ चालू कर रहे हैं, जिसमें हम सिविल इंजीनियरिंग के कुछ अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन सीरीज़ होने वाली है, ये टारगेटेड होने वाली है एसएससी जेईई मेंस सीबीटी 2 के लिए। लेकिन इसके साथ-साथ अगर आप किसी अदर स्टेट एई जेईई एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी जेईई हो, डीवीसी जेईई हो, यूपी ट्रिपल एससी जेईई हो, या फिर आप एसएससी जेईई के प्री के लिए जा रहे हैं, 2025 के प्री के लिए, तो भी ये जो क्वेश्चन सीरीज़ है वो आपके लिए कहीं न कहीं बहुत फ्रूटफुल होने वाली है, हेल्पफुल होने वाली है। और ये जो है आपकी प्रिपरेशन में आपको इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करेगी। तो आप मेक श्योर करें कि आप जो है इस वीडियो में एंड तक बने रहें, साथ ही साथ इस क्वेश्चन सीरीज़ को फॉलो करें। और ये क्योंकि आज हमारा पहला पार्ट है, पहला वीडियो है इस क्वेश्चन सीरीज़ का, तो इसमें थोड़े से कम क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन थोड़े से कम हो सकते हैं। बट हाँ, आगे चल के हम इस नंबर ऑफ़ क्वेश्चन को इंक्रीज़ करेंगे और अपनी प्रिपरेशन को भी और बेहतर बनाएँगे। ठीक है? तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जुड़ जाना। ठीक है? वहाँ पे मैं इसके पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज आर इंक्लूडेड इन द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ कंक्रीट? P. Modulus of rupture test at 7 days. Q. Compressive strength test at 7 days. R. Compressive strength test at 28 days. तो ये हमें तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं और इन तीन स्टेटमेंट को हमें पढ़ के बताना है कि इन तीनों में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो हमारे कंक्रीट के एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में इंक्लूड होता है। ठीक है? तो ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन देखिए, पी एंड आर है, पी एंड क्यू है, पी क्यू एंड आर है और आर ओनली है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि सिविल इंजीनियरिंग में अगर हम बात करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें कंक्रीट की, तो वहाँ पे हम हमेशा 28 दिन को ही, जो हमारा 28 डेज़ होता है, इसे ही हम रेफरेंस लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 28 डेज़ पर हमें जो हमारा कंक्रीट का स्ट्रेंथ है वो 99.99% तक मिल जाएगा, है ना? गेन हो जाएगा। तो इस टाइम पे 28 डेज़ पे अगर हम किसी भी कंक्रीट के स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, एनालाइज़ करते हैं या फिर उस पे कुछ भी टेस्ट करते हैं, तो हमें सबसे बेस्ट रिज़ल्ट देखने को मिलेगा और सबसे एक्यूरेट रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। इसीलिए जो है अगर हम बात करें एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में, तो ये हमारा आर तो होगा ही होगा, है ना? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट एट 28 डेज़ होंगे ही होंगे। दूसरा स्टेटमेंट है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट 7 डेज़। तो क्योंकि हम यहाँ पे जब 28 डेज़ का चेक कर रहे हैं, 7 डेज़ का करते हैं, बट वो कहीं न कहीं हमारे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में नहीं होता। उसका हम वो मेजरली वो उसको हम नहीं करते और उसके थ्रू जो है 7 डेज़ की स्ट्रेंथ के थ्रू हम जो है नहीं बता सकते, क्योंकि ऑल ऑफ यू नो कि 7 डेज़ पे कहीं न कहीं आपके जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ होता है वो कहीं न कहीं 60 टू 65% तक का ही गेन हुआ होता है ना? 3 डेज़ में हमें 45 टू 50% मिल जाता है और 7 डेज़ में हमें 60 टू 65 मिल जाता है। ठीक है ना? 2/3 ऑफ स्ट्रेंथ हमें मिलता है। तो हम उस तरह से जो है ऑब्ज़र्व या फिर उस तरह से एनालाइज़ करके नहीं बता सकते कि इसका स्ट्रेंथ कितना और बेहतर हो सकता है, या फिर हमारे जो भी स्ट्रक्चर के लिए हम उसे यूज़ कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, सूटेबल है कि नहीं है। तो इसकी हम बात यहाँ पे नहीं करेंगे। और साथ ही साथ मॉडुलस ऑफ रप्चर की बात करें तो इसे भी हम 28 दिन पे ही चेक करते हैं, 7 दिन पे चेक नहीं करते। तो एट द एंड अगर हम बात करें आंसर की, तो हमारा आंसर हो जाएगा आर ओनली। ठीक है? आर ओनली, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एंगुलरिटी नंबर ऑफ एग्रीगेट्स रिकमेंडेड फॉर कंक्रीट प्रिपरेशन शुड बी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि एंगुलरिटी नंबर क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिन्हें यही नहीं पता होगा कि एंगुलरिटी नंबर क्या होता है। तो ये एक ऐसा एंगुलरिटी नंबर, आप कह सकते हो ये एक डायमेंशनलेस नंबर होता है, जिसके थ्रू जो है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा कंक्रीट जो है वो कितना एंगुलर है। एंगुलर इन द मीन ऑफ कि शार्प एजेस कितने हैं उसके, है ना? शार्प एजेस कितनी है उसकी, हम इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए, आपने पढ़ रखा होगा, ये बेसिक्स है, आप सभी ने पढ़ रखा होगा कि जब हम कंक्रीट में एग्रीगेट का यूज़ करते हैं ना, तो एग्रीगेट्स हमारे कुल 4 तरह के होते हैं। ठीक है? राउंडेड, ठीक है, इर्रेगुलर, हाँ, एंगुलर और फ्लेकी एंड इलॉन्गेटेड। ठीक है? इसमें से राउंडेड जो हमारा एग्रीगेट होता है, इसका सबसे वर्केबिलिटी सबसे अच्छा मिलती है और वॉइड्स जो होते हैं ना वो सबसे कम होते हैं। कुछ 32 से 33% तक ही होते हैं हमारे वॉइड्स, है ना? 32 से 33% तक के हमें हमारे वॉइड्स देखने को मिलते हैं इसमें।
लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें अपने एंगुलर एग्रीगेट्स की, तो वहाँ पे आपको जो ये देखने को मिलता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड देखने को मिलता है, वो ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड के हेल्प से ही क्या करते हैं, यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड के हेल्प से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि हम एक तरह से जज करते हैं कि हमारा जो एग्रीगेट है वो कितना एंगुलर है या नहीं है। ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप राउंडेड की बात करें, तो राउंडेड में आपका 32 से 33% तक का हमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड देखने को मिलता है। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि 67% तो इसमें फिर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया, 67% इसमें हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मिल गया। अब और 33% हमें क्या मिल गया, हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड मिल गया। अब हम देखते हैं कि हमारा इस 67% में से कितना परसेंट वॉल्यूम ऑफ वॉइड की तरफ जाता है, यानी कि 33% से जितना ज़्यादा हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड हमें देखने को मिलेगा, हम उसे ही क्या कहते हैं, है ना, हम उसके थ्रू हम बताते हैं कि हमारा एग्रीगेट कितना एंगुलर है। और इसकी वैल्यू बेसिकली 0 से 11 तक, यानी कि जो एंगुलरिटी नंबर होती है, इसकी वैल्यू जो है 0 से 11 के बीच में होती है। इसका एक फार्मूला भी होता है जिसे मैं आपको बताता हूँ। इसका फार्मूला होता है कि 67 माइनस 100 डब्लू अपॉन सी जी एस। यहाँ पे जी एस आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी है, सी आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है जिसमें हम टेस्ट करने वाले हैं, डब्ल्यू आपका वेट ऑफ एग्रीगेट है, और 67 वही आपका, मैंने जैसे बताया ना आपको 67 हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, यही 67 पॉइंट आपका रेफरेंस है कि 67 में से कितना वॉल्यूम हमारा जो है इस वॉइड में फिर से जा रहा है। तो हम उसके अकॉर्डिंगली बता पाते हैं कि हाँ हमारा वो जो हमारा एग्रीगेट है वो कितना एंगुलर है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोस्त कमेंट करना, बताना कि नहीं आया, मैं आपको अगले वीडियो में या फिर वहीं पे कमेंट में समझाने की और अच्छी तरह से कोशिश करूँगा। अब जैसा कि हम सभी को पता है कि एग्रीगेट के लिए जो है हमें वैल्यू दी गई रहती है कि जैसे इम्पैक्ट टेस्ट है, तो इम्पैक्ट टेस्ट के लिए जो है अगर हम रोड के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हमारा 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। लॉस एंजलस टेस्ट है तो उसके लिए मतलब एवरेजन टेस्ट है तो उसमें भी 30% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसी तरह से एंगुलरिटी नंबर का भी एक वैल्यू है कि अगर आप रोड वर्क के लिए यूज़ कर रहे हो, है ना, अगर आप रोड वर्क के लिए यूज़ कर रहे हो तो जो आपका एंगुलरिटी नंबर होता है वो 9 टू 10 होना चाहिए। ठीक है, 9 टू 10 होना चाहिए। और ये जो वैरी करता है वो कितने के कितने बीच में करता है, 0 टू 11 के बीच में वैरी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 टू 11। ठीक है। तो ये हो गया इस क्या बोलते हैं क्वेश्चन की बात। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन। हमें जो है हमारे यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स हैं वो दे दी गए हैं, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और वाटर। बेसिकली हम इतना ही यूज़ करते हैं किसी भी कंक्रीट को बनाने के लिए। अब हमें यहाँ पे वेट दिया गया है, वेट दिया गया है कि वेट नहीं कह सकते, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि प्रोपोर्शन दिया गया है कि 1 मीटर क्यूब, जैसे कि सीमेंट का बताया गया कि 400 केजी पर मीटर क्यूब हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यानी कि अगर आप जो है 1 मीटर क्यूब क्या कर रहे हो, 1 मीटर क्यूब कंक्रीट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उस 1 मीटर कंक्रीट के प्रोडक्शन में आपको 400 केजीज जो है क्या देने पड़ रहे हैं, सीमेंट देने पड़ रहे हैं। ठीक है। उसी तरह से फाइन एग्रीगेट की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी गई है, यही इसे ही हमें फाइंड आउट करके यहाँ पे बताना है। कोर्स एग्रीगेट की वैल्यू यहाँ पे दी गई कितनी, 1040 केजी पर मीटर क्यूब। यानी कि अगर आप 1 मीटर क्यूब कंक्रीट प्रोड्यूस करना चाहते हो तो इस कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली आपको जो है वहाँ पे 1040 केजी जो है कोर्स एग्रीगेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। वाटर की भी उसी तरह से दी गई है कि 200 केजी पर मीटर क्यूब। साथ साथ इसकी जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हमें दी गई है कि हमारा जो सीमेंट है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.2 है। फाइन एग्रीगेट वैसे वॉल्यूम तो नहीं दी गई है, सॉरी वेट तो नहीं दिया गया है, बट स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है कि हाँ 2.5 है। कोर्स एग्रीगेट 2.6 है और वाटर जो है 1 है, एज वी ऑल नो। ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो हमने एक बहुत बेसिक सा फार्मूला हम सभी ने पढ़ रखा है, वो क्या है, तो वो ये है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू व्हाट, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। अब इसको ही क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि 1 मीटर क्यूब के लिए 400 केजी हम ये लगाएंगे, सीमेंट लगाएंगे, कुछ अमाउंट ऑफ फाइन एग्रीगेट लगाएंगे, कुछ अमाउंट 1040 अमाउंट ऑफ कोर्स एग्रीगेट लगाएंगे और 200 केजी जो है वाटर लगाएंगे, तब जाके हमें क्या मिलेगा, 1 मीटर क्यूब ऑफ कॉन्क्रीट मिलेगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसी फॉर्मूला पे इसे रख देते हैं क्या कि 400 यहाँ पे मास रख देते हैं। कितना मास है हमारा, 400 केजी मास है। ठीक है। इसकी डेंसिटी कितनी है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें कितना दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें 3.2 दिया गया है। ठीक है। तो इसे अगर हम चाहें तो डेंसिटी में चेंज कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट इनटू 1000। ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, 3200 मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या, वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, है ना, मास अपॉन डेंसिटी। तो हमें क्या मिल गया, हमारा वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मिल गया। अब इसके ऐसे ही करके हम फाइन एग्रीगेट, इसी तरह से कोर्स एग्रीगेट, इसी तरह से वाटर के लिए भी कर लेंगे। फाइन एग्रीगेट का वैल्यू x अपॉन 2500 कर देंगे, ठीक है, इस तरह से कर देंगे। और इसको इन सबको ऐड करके इज इक्वल्स टू 1 कर देंगे, क्योंकि इन सबको ऐड करने के बाद हमें जो है हमारा 1 मीटर की वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट मिलने वाला है। अब ये सब वॉल्यूम में चेंज हो गए हैं, ठीक है। और अब जो है आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको आगे चल के दिखाता भी हूँ, रुकिए। ये देखिए यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे वही चीज़ जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, वही चीज़ यहाँ पे दी गई है कि मास अपॉन डेंसिटी किया गया है और उन सबको जो है ऐड कर दिया गया है, जैसा मैंने आपको बताया। ये देखिए, और इसको इज इक्वल्स टू 1 कर दिया, क्योंकि ये हमें जो है कहीं ना कहीं 1 मीटर क्यूब ऑफ कॉन्क्रीट प्रोवाइड करने वाला है। फिर इसे हम सॉल्व कर देंगे तो हमें जो है हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। आई होप कि आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि surface vibrator is effective only when the thickness of concrete member does not exceed। तो जो हमारा सरफेस वाइब्रेटर होता है ना हमारे दोस्तों, वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा जो कंक्रीट मेंबर का थिकनेस है वो क्या हो, वो 200 mm से कम हो, ठीक है। जब वो हमारा 200 mm से कम होता है तब हम क्या करते हैं, हम सरफेस वाइब्रेटर को इफेक्टिवली यूज़ कर पाते हैं। और बेसिकली इसको ना, सरफेस वाइब्रेटर को हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए, तो कॉन्क्रीट रोड्स के लिए, ठीक है। जो हम सीसी रोड्स बनाते हैं ना, वहाँ पे जो है हम वाइब्रेट करने के लिए सरफेस वाइब्रेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई इस क्वेश्चन की बात। अब हम कर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एज यू ऑल नो, 200 mm मैंने बताया आपको। फिर ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो वो है कलर्ड सीमेंट, वाइट सीमेंट कंसिस्ट ऑफ डैश परसेंटेज ऑफ पिगमेंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो कलर्ड सीमेंट होता है, इसके पहले हम नाम बताते हैं। कलर्ड सीमेंट, जिसे हम कहीं ना कहीं स्नो सैम कहते हैं, कुछ लोग इसे स्नो सैम कहते हैं, कुछ लोग इसे कोलोक्रीट भी कहते हैं। तो ये इसके नाम हैं अलग अलग, कोलोक्रीट, स्नो सेम और कलर्ड सीमेंट। ये इसमें वाइट सीमेंट भी आपका आ जाता है, ठीक है। ये जो कलर्ड सीमेंट होते हैं उनमें जो हमारा पिगमेंट होता है वो कितना होता है, आई होप ऑल यू नो कि जो हमारा बेसिक, जो हमारा नॉर्मल सीमेंट होता है, उसमें जो हमारा Fe2O3 होता है वही एज अ पिगमेंट यूज़ हो जाता है, वही जो है कहीं ना कहीं कलर जो है इम्पार्ट करता है। बट ये जो सीमेंट्स हैं, ये जो स्पेशल टाइप के सीमेंट्स हैं, उनमें जो है हमें अलग से पिगमेंट ऐड करना पड़ता है, ठीक है। अलग से पिगमेंट ऐड करना पड़ता है और उसका ही यहाँ पे परसेंटेज बताना है कि कितना हम ऐड करते हैं। तो ये बेसिकली हम जो है 5 to 10% जो है ऐड करते हैं, ठीक है, 5 to 10%। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। यानी कि हमें यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है कि हमारा कौन सा स्ट्रेंथ, मतलब इनमें से ये जो हमें बताए गए हैं कि क्यूब स्ट्रेंथ, सिलेंडर स्ट्रेंथ, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ और मॉडुलस ऑफ रप्चर, इन्हें हमें क्या बोलते हैं, आप कह सकते हो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। तो हम सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा हमारा स्ट्रेंथ किसका होता है, क्यूब स्ट्रेंथ का होता है, क्यूब का होता है। तो क्यूब हमारा सबसे ऊपर होगा, यानी कि 1 हमारा सबसे आगे होगा, 1 हमारा सबसे आगे होगा, ठीक है। चलिए, 1 हमारा सबसे आगे होगा, तो ये और ये वाला तो हमारा ऐसे ही कैंसिल हो जाता है, बी और डी, ए और सी बचता है। 1 हमारा सबसे आगे होगा। इसके बाद हमारा कौन सा होगा, तो इसके बाद हमारा स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, मॉडुलस ऑफ रप्चर और सिलेंडर स्ट्रेंथ, इनमें से कोई होगा। कौन होगा, तो सिलेंडर स्ट्रेंथ होगा, यानी कि 2 होगा, है ना, 2 होगा। क्यों, आप सभी ने इसके बीच में एक रिलेशन भी होता है, आपने पढ़ रखा होगा कि क्यूब का स्ट्रेंथ जो होता है, क्यूब स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू 1.25 ऑफ सिलेंडर स्ट्रेंथ। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखना, ठीक है। चलिए, अब ये बात हो गई 1, मतलब हमने 1 और 2 देख लिया। इसके बाद कौन होगा, ठीक है, मतलब इसके बाद, तो इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद जो है, इसके बाद आता है हमारा मॉडुलस ऑफ रप्चर। ये इसके बीच में बहुत सारे दोस्तों को जो है कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हो कि ये होता है, कन्फ्यूज़न होता है मॉडुलस ऑफ रप्चर और स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ में, यही मेन चीज़ है। तो मॉडुलस ऑफ रप्चर जो होता है हमारा बड़ा होता है स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ से। मॉडुलस ऑफ रप्चर की वैल्यू कितनी होती है अगर हम बात करें, तो इसकी वैल्यू होती है 0.7 अंडर रूट में FCK, ठीक है। इसे ही हम मॉडुलस ऑफ रप्चर कहते हैं, इसे बेसिकली हम टेंसाइल स्ट्रेंथ कह देते हैं अपने ऐसे नॉर्मल मतलब वे में। तो 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर कौन आएगा, 4 आएगा, और इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद हमारा बचा हुआ एक ही है 3, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिसकी वैल्यू निकालते हैं हम किससे, 2p/πdl से। इस फॉर्मूला से हम इसकी स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो ये हो गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखें कहाँ मिलता है, तो ऑब्वियसली बी और डी तो हमने पहले ही कट करके रखा था। 3 4 2 1 हमें ए में मिल रहा है, तो ए हमारा जो है आंसर हो जाएगा,
ठीक है, तो ये बात हो गई इस क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है ओपन स्पेसिफिकेशन डज नॉट इंक्लूड, यानी कि जो हमारा ओपन स्पेसिफिकेशन होता है, ये बेसिकली आप कह सकते हो कि एस्टिमेशन का क्वेश्चन है। अभी तक हमको बीएमसी का क्वेश्चन मिल रहा था, ठीक है, ये हमारा एस्टिमेशन का क्वेश्चन है। इसमें बताया पूछा जा रहा है कि जो हमारा ओपन स्पेसिफिकेशन होता है उसमें इनमें से कौन सी चीज़ नहीं होती है, डज नॉट इंक्लूड, ठीक है। तो पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग मटेरियल, दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग मटेरियल, तीसरा है डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्कमैनशिप टू बी अचीव्ड, और चौथा है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स और स्टोरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो आप हम बात करें अगर यहाँ पे, तो जो हमारा ओपन स्पेसिफिकेशन होता है उसमें हमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताई जाती हैं, ठीक है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताई जाती हैं कि जो हमारा जो भी हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं अपने बिल्डिंग मटेरियल एज ए बिल्डिंग मटेरियल, वो कुछ ऐसी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ हमें जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स भी बताई जाती हैं कि जो है हमें स्टोरिंग ऑफ द प्रोडक्ट से पहले कि इन चीज़ों को करना है। अगर आप सीमेंट स्टोर कर रहे हो तो उसके नीचे जो है एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बनाने के बाद ही उसे स्टोर करना है। उसको जो है कितने हाइट तक रखना है, ये सब चीज़ें, कि उस पर प्रेशर ना ज़्यादा बढ़ जाए जिसकी वजह से वो खुद ही कंसोलिडेट हो जाएगा, है ना। इन सब चीज़ों के बारे में वो बताए जाते हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें यह है, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्कमैनशिप टू बी अचीव्ड, इसके बारे में नहीं बताया जाता, ठीक है। तो ये आपका ऐसा क्वेश्चन, मतलब ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इट डज़ नॉट इंक्लूड इन ओपन स्पेसिफिकेशन। तो आपका सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग which among the following methods of calculating depreciation involves the study of property in detail and extent of physical deterioration worked out, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें हमें जो है प्रॉपर्टी की एक डिटेल कह सकते हो कि आप एक डिटेल स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है। डिटेल स्टडी करनी पड़ती है, और साथ ही साथ जो है फिजिकल डिटोरिएशन के बारे में भी हम इसी में बात करते हैं, उसको भी वर्कआउट करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड की अगर बात करें, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ जो है, हमें एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन देखने को मिलता है, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन देखने को मिलता है। कांस्टेंट परसेंटेज मेथड की बात करें तो इसमें हम कहते हैं कि एक कांस्टेंट परसेंटेज, एक मतलब कि एक कांस्टेंट परसेंटेज के साथ जो है हमें हमारा जो भी हमारा स्ट्रक्चर है वो डिप्रिसिएट कर रहा है पर मतलब एनुअल यानी पर ईयर, ठीक है। तो ये कांस्टेंट अमाउंट हो गया, ये कांस्टेंट परसेंटेज हो गया। सिंकिंग फंड मेथड की बात करें तो इसमें हम जो है सिंकिंग फंड के हेल्प से जो है डिप्रिसिएशन, या फिर आप कह सकते हो कि उसका वैल्यूएशन फाइंड आउट करते हैं, डिप्रिसिएशन ही फाइंड आउट करते हैं बेसिकली, ठीक है। कि सिंकिंग फंड में इतना वैल्यू आ गया विथ इंटरेस्ट रेट, तो उसमें अब कितना डिप्रिसिएशन होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सिंकिंग फंड क्या होता है। सिंकिंग फंड एक तरह का ऐसा कहीं कह सकते हो कि आप फंड होता है, या फिर एक कह सकते हो कि एक मनी होता है जिसको हम लोग जमा करते हैं होल ड्यूरिंग द लाइफ पीरियड ऑफ किसी भी स्ट्रक्चर के ड्यूरिंग लाइफ पीरियड जो है हम इस मनी को जमा करते हैं, जिसके थ्रू जब ये ख़त्म हो जाए तो हम इसे रिप्लेस कर पाएँ एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो क्योंकि हम जैसे जैसे अब ऑब्वियसली अगर ये कोई बिल्डिंग है ना, अगर ये कोई बिल्डिंग है, जिस तरह से इसका ड्यूरिंग लाइफ पीरियड हम जाएंगे, हमें हमारा सिंकिंग फंड क्या मिलेगा, बढ़ता जाएगा, है ना। क्योंकि एट द एंड हमें इसका फिर से कॉस्ट मिल जाना है सिंकिंग फंड के थ्रू, है ना। तो सिंकिंग फंड जितना ज़्यादा मिलेगा मतलब कि वो उतना ज़्यादा ही क्या हो गया होगा, डिप्रेसिएट हो गया होगा। तो इस तरह से जो है हम इसमें रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वांटिटी सर्वे मेथड की। तो क्वांटिटी सर्वे मेथड ही हमारा इसमें आंसर होने वाला है, क्योंकि यही एक ऐसा क्या बोलते हैं डिप्रिसिएशन मेथड है जिसमें हम जो है क्या करते हैं, प्रॉपर्टी की डिटेल स्टडी करते हैं और साथ ही साथ फिजिकल डिटोरिएशन की भी बात करते हैं, क्वांटिटी सर्वे मेथड, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन की बात। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आई होप कि मैं आपको अच्छी तरह से समझा पा रहा हूँ। अगर यहाँ पे किसी भी तरह का आपके पास सजेशन है या फिर किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और उसे मैं अपनी तरफ से पूरी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मैं अपनी तरफ से यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर चीज़ वो प्रोवाइड कर दूँ, हर वो डाटा जो आपके लिए ज़रूरी है यहाँ पर जानने के लिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है द एक्सपेक्टेड आउट टर्न फॉर अर्थ वर्क इन द एक्सकेवेशन इन ऑर्डिनरी सॉइल पर वर्कमैन पर डे इज़, यानी कि अगर कोई आदमी है तो वो एक दिन में कितना एक्सकवेशन कर सकता है, ठीक है, पर डे, है ना, ऑर्डिनरी सॉइल में।
ऑर्डिनरी सॉइल में अगर वो कर रहा है तो एक दिन में वो कितना एक्सकवेशन हमें करके दे सकता है, इसके बारे में बात हो रही है। एक्सपेक्टेड आउटटर्न एस्टिमेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। कुछ पूरा तो नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली, हर चीज़ तो हम याद नहीं कर सकते, बट मैं आपको कहूँगा कि 20 मतलब हाँ 20 15-20 ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें याद कर लेना है। जैसे कि आरसीसी वर्क कितना निकल सकता है, ठीक है, या फिर जो है ब्रिक मशीनरी हम कितना ले सकते हैं सब स्ट्रक्चर में, सुपर स्ट्रक्चर में, पेंटिंग हमारा कितना हो जाता है, डिस्टेम्पर कितना हो सकता है, ये वाली चीज़ें जो है आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आई होप कि आप इसे याद कर लेंगे और याद कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका आंसर जो है 3 मीटर क्यूब होने वाला है, यानी कि हम 3 मीटर क्यूब जो है वर्क ले सकते हैं एक्सकवेशन में, अगर हम ऑर्डिनरी सॉइल पे काम कर रहे हैं पर वर्कमैन, ठीक है। तो ये बात हो गई इस क्वेश्चन की। यहाँ पे मैंने कुछ अर्थवर्क से रिलेटेड जो है मतलब ये थे, तो मैंने इन्हें भी ऐड कर दिया, जिसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। क्या है अर्थवर्क इन द एक्सकवेशन ऑफ ऑर्डिनरी सॉइल, तो कितना था 3 मीटर क्यूब हमने आपको बताया। ब्रिक वर्क की बात करें, ब्रिक वर्क इन लाइम और सीमेंट मोटार इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, यानी कि अगर हम सब स्ट्रक्चर में कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, सब स्ट्रक्चर में कर रहे हैं, तो हमें कितना मिलेगा 1.25 मीटर क्यूब। कितना मिलेगा 1.25 मीटर क्यूब। उसके बाद अगर हम बात करें रैंडम रबल स्टोन मशीनरी के इन लाइम और सीमेंट मोटार, अगर हम रैंडम रबल मशीनरी कर रहे हैं तो हमें 1 मीटर क्यूब का वैल्यू का 1 मीटर क्यूब जो है अमाउंट ऑफ वर्क आप कह सकते हैं कि हम गेन कर सकते हैं, ठीक है, एक दिन में एक वर्कमैन से। वहीं पे अगर हम क्या करें, वहीं पे अगर जैसे कि यहाँ पे तो अर्थ वर्क था हमारा ऑर्डिनरी सॉइल में, यहाँ पे अर्थ वर्क की बात कर रहे हैं हम लोग हार्ड सॉइल में। तो हार्ड सॉइल में अगर हम एक्सकवेशन करा रहे हैं तो हमें कितना वैल्यू मतलब कितना एक्सपेक्टेड आउटटर्न मिलेगा, तो वो हमें 2 मीटर क्यूब मिलेगा, यानी कि 2 मीटर क्यूब तक जो है हम लोग एक्सपेक्टेड आउटटर्न गेन कर सकते हैं, ठीक है, पर डे पर मैशन या फिर पर वर्कमैन। तो ये हो गई इस क्वेश्चन की बात, और ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, ठीक है, इसे आप बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, और एक तरह से कह सकते हो कि आप, यह है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बढ़ जाती है तो आप लोग देखते भी नहीं हो, है ना, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बोरियत ही हो जाती है आप लोग को शायद। तो इसलिए 10 से 15 क्वेश्चन ही हम लोग इंक्लूड करेंगे इस सीरीज़ में, और इतनी ही लेके चलेंगे, और ऑब्वियसली कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें जो है हमें डेली डेली कर पाऊँ मैं, ठीक है, हम लोग डेली करेंगे, है ना। तो आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लें चैनल, वीडियो को लाइक कर दें, फुल सपोर्ट दिखाएं, जिसके थ्रू जो है हम लोग ना कुछ करें तो भी, अभी हमारे पास 40 दिन है, इन 40 दिन में अगर हम 10-15 दिन भी करते हैं, सॉरी 10-10 15-15 क्वेश्चन भी करते हैं, तो 400 प्लस क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। नहीं 400 तो एटलीस्ट 300 तो कर ही सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कभी कभी मुझसे भी लैक हो सकता है, तो 300 तो हम लोग कर सकते हैं अच्छे खासे क्वेश्चंस। और क्योंकि 300 क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कम क्वेश्चन होते हैं, 300 क्वेश्चन ये सभी एक तरह से कह सकते हैं कि आप चुने हुए क्वेश्चन हैं, काफ़ी अच्छे, और मतलब आप सब कह सकते हो कि टफ क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आप जो है इन्हें अगर करते हो तो अच्छे लेवल पे आपका जो है इम्प्रूवमेंट हो जाएगा सिविल इंजीनियरिंग में, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है, क्या देख सकते हैं, वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया आर डैश परसेंटेज ऑफ प्लिंथ एरिया, यानी कि जो हमारा सर्कुलेशन एरिया क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं, ठीक है। तो सर्कुलेशन एरिया की अगर हम बात करें, तो जो हमारा सर्कुलेशन एरिया होता है वो एरिया किसी भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर का, वो एरिया जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं, अपनी बिल्डिंग में सर्कुलेट कर सकते हैं, ठीक है, क्या हो सकते हैं, सर्कुलेट कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका स्टेयरकेस हो गया, इसके थ्रू जो है आप वर्टिकल, ये वर्टिकल सर्कुलेशन के लिए यूज़ होता है ना, वर्टिकली आप सर्कुलेट कर सकते हो, मतलब कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जा सकते हो। उसी तरह से वर्टिकल सर्कुलेशन की बात करें तो हमारे लिए लिफ्ट आ जाता है। वहीं पे हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन की बात करें तो हम बेसिकली वो एरिया हो जाएगा, वो एरिया जो हम लोग हॉरिजॉन्टली, यानी कि एक ही फ्लोर पे रह के एक दो जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम हॉरिजॉन्टली सर्कुलेशन एरिया कह देंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो यहाँ पे बेसिकली पूछा जा रहा है कि ये जो वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया होता है वो कितना होता है, ठीक है, वो कितना होता है। तो ये जो है बेसिकली हमारा 4 से 5% होता है हमारे प्लिंथ एरिया के, ठीक है। तो इसे भी आपको याद रखना है, कितना होता है, 4 से 5%, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। प्लिंथ एरिया भी आपको पता करना चाहिए, प्लिंथ एरिया क्या है। तो प्लिंथ एरिया को आप बिल्टअप एरिया भी कहते हो, क्या कहते हो, बिल्टअप एरिया भी कहते हो। और ये वो एरिया होता है जितने पर जो है आप प्लिंथ वो एरिया जिस पर जो है आपने स्ट्रक्चर किया है, जो ढका हुआ है, उसे हम प्लिंथ एरिया कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका जो है और भी 2-3 तरह के एरिया होते हैं, फ्लोर एरिया होता है, ठीक है, फ्लोर एरिया होता है, और कारपेट एरिया होता है। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छी तरह से पढ़ते हुए लेके चलना है, ठीक है। तो ये हो गया आज के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप सभी ने जो है
इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझा होगा। किसी भी तरह का डाउट या कमेंट है तो आप बता सकते हो, डाउट सजेशन है तो वो भी बता सकते हो कि हाँ सर, इस तरह से जो है हम लोग इन वीडियोज़ को और भी हेल्पफुल बना सकते हैं अपने अदर फ्रेंड्स के लिए। तो ये था, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाना। ये था आज की वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।